हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में। एक टर्म आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे यहाँ पे, मेडिकल ऑक्सीजन या फिर लिक्विड ऑक्सीजन। बहुत ज़्यादा क्राइसिस है इंडिया में। कोविड-19 के केसेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग क्रिटिकल हो रहे हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। और आप देख रहे होगे ना, न्यूज़ में आप देख रहे होगे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे होगे कि लोग लाइन में लगे पड़े हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। बहुत सारी जगह से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि ऑक्सीजन के कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। क्या ये कोई एक रॉकेट साइंस है जो हम आज तक ये प्रोडक्शन इतना इंक्रीज नहीं कर पाए कि हम अपने लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएँ? क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं लगा पाए हम प्लांट? इसके ट्रांसपोर्टेशन में क्या दिक्कत हो रही है? अगर हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है दूसरे स्टेट में, तो हम उसको ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कई सारे न्यूज़ आपने देखा होगा कि ट्रेन चल रही हैं, बेसिकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल रही है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है, दूसरे देशों से एयरलिफ्ट किया जा रहा है, ऑक्सीजन को किया जा रहा है, ऑक्सीजन कंटेनर्स को किया जा रहा है। बेसिकली वो कंटेनर जो कहीं पे आप रख दो, मतलब वो एटमॉस्फेरिक एयर को लेंगे और डायरेक्टली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन के साथ साथ और कौन से कंस्टिट्यूएंट प्रोड्यूस होते हैं और उनका एप्लीकेशन क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और पर्टिकुलरली आज के वीडियो पे कुछ MCQ भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर हम नहीं सुधरते हैं, ये तो पैंडेमिक है, चलिए ठीक है, समझ में आता है कि पैंडेमिक है, सडन जो कंजप्शन है वो इंक्रीज हो गया तो क्राइसिस बढ़ गई। बट एक चीज़ और है कि इन्वायरमेंट को लेके अगर हम सीरियस नहीं होते हैं, हम सुधरते नहीं हैं, तो ये पिक्चर देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें ये पिक्चर बयां कर रही है। कुछ दिनों में ऐसा होगा कि हर आदमी को अपने पास एक छोटी सी जो ऑक्सीजन ऑब्जर्विंग मशीन्स आती हैं वो लेके घूमना पड़ेगा। अब डेफिनेटली जब हर किसी को यूज़ करना पड़ेगा तो अब से छोटी बनाई जाएंगी, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर बैग में लेके घूमना पड़ेगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इतना ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है इतना कम हो जाएगा कि वहाँ से हमारा काम चल नहीं पाएगा अगर हम नहीं सुधरते हैं। तो ये पिक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें सुधरना होगा और ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके से अपने ऑक्सीजन लेवल को, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं, अगर आप चाहो तो इनको आप देख सकते हो। बेसिकली ये वीडियो डिटेल में डिस्कस किया गया है कि हम क्या कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट है जिस पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, तो ये तो ज़रूर देखिए अगर आप देखना चाहते हैं। थोड़ा सा आप सेंसिटिव हैं एनवायरनमेंट को लेकर, तो आपको देखना और जानना चाहिए कि हम और हमारी गवर्नमेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको PDF मिल जाती है, ये ग्रुप है, आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहती हैं। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एयर है उसका अगर हम मेजर कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो उसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। अगर यहाँ पे हम मेजरली बात करें कि कौन कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है। आप देख रहे होगे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन अराउंड 1% के आसपास होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ वाटर वेपर्स होते हैं, CO2 होती है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बट उनकी अमाउंट काफ़ी कम होती है। देख लो मैक्सिमम अमाउंट यही होता है, बाकी सब बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो अब जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो बेसिकली 3 कंस्टिट्यूएंट वहाँ पे निकलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। और इन तीनों का यूज़ भी अलग अलग जगह पे होता है। जब हम इसका प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे बेसिकली। अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है, किस तरीके से हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए, जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करोगे तो ऑटोमेटिकली आर्गन भी वहां पे सेपरेट होगा, या किसी एक को सेपरेट करोगे तो बाकी 2 भी ऑटोमेटिकली सेपरेट होंगी। कैसे सेपरेट होंगी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके कई सारे प्रोसेस होते हैं। जो सबसे अच्छा प्रोसेस होता है, जहां पे सबसे हाई क्वालिटी की या प्योरिटी की ऑक्सीजन मिलती है, वो प्रोसेस होता है डिस्टिलेशन का। और डिस्टिलेशन ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई नई टेक्नोलॉजी है, इंडिया नहीं लगा सकता, इंडिया नहीं बना पा रहा है। भैया हम 1895 से इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं और आज तक इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं जैसे नाइट्रोजन है, आर्गन है। बट अभी भी इंडिया में आप देख रहे हो किस तरीके की क्राइसिस आ गया है। तो बेसिकली यहाँ पे लो क्रायोजेनिक्स लेवल पे हम लिक्विड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे कुछ और प्रोसेस हैं।
दूसरा जो प्रोसेस आपको दिख रहा है दैट इज प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन को, बट यहाँ पे प्योरिटी लेवल उतना अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्योरिटी लेवल 99.95 है, यहाँ पे बेसिकली ये 99.9995 के आसपास होता है, मतलब काफ़ी प्योर ऑक्सीजन आपको मिलती है। यहाँ पे प्योरिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। इम्प्योरिटी इसमें क्या होती है, आर्गन की इम्प्योरिटी होती है। क्यों होती है आर्गन की इम्प्योरिटी, नाइट्रोजन की क्यों नहीं होती है, वो हम आगे समझेंगे जब प्रोसेस को समझेंगे। तो दूसरा होता है वैक्यूम स्विंग ऑब्जॉर्प्शन। इसमें भी हम एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, जिसको भी आप सेपरेट करना चाहते हो, बट यहाँ पे भी जो इम्प्योरिटीज बचती है वो इम्प्योरिटीज आर्गन की ही होती है। फोर्थ वन होता है मेम्ब्रेन का, बेसिकली यहाँ पे इसको हम नाइट्रोजन के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं, और जहाँ पे कहीं पे हमें रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल अमाउंट में, वहाँ पे बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारे बेसिक प्रोसेस हैं जिससे आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन को अलग कर सकते हो। किसी भी कंस्टिट्यूएंट को अलग करोगे दूसरा ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। अब मेनली जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज द डिस्टिलेशन, ठीक है। इससे प्योरिटीज भी अच्छी मिलती है और आप कह सकते हो कि एक बिग स्केल पे आप प्रोडक्शन भी कर पाते हो। अब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के प्रिंसिपल की, कि ये किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम एयर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन तीनों को ही सेपरेट कर पाते हैं, और तीनों का जो अलग अलग पर्पज है वहां पे हम यूज कर पाते हैं। बेसिकली अगर मैं पर्पज की बात करूं तो ऑक्सीजन का तो बहुत सारे जगह यूज है। अभी आप देख ही रहे हो कि कोविड-19 के केस में मेडिकल ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसके अलावा भी दूसरे इंडस्ट्री में जैसे स्टील है, वेल्डिंग में, इन सारी जगहों पर इसका यूज़ होता है। जो नाइट्रोजन है इसका यूज़ बेसिकली अगर ब्रॉडली हम बात करें तो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। आर्गन का यूज़ भी वेल्डिंग या फिर स्टील इंडस्ट्री में होता है, तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्टील प्लांट हैं वहाँ पे कहा गया है कि भैया आप बाकी सारी काम बंद करके आप ऑक्सीजन सप्लाई करो, मेडिकल ऑक्सीजन जितना ज़्यादा हो सकता है हॉस्पिटल को सप्लाई करो। तो इसलिए आजकल आप लोग जो स्टील प्लांट्स हैं उनके नाम सुन रहे होंगे। कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है, डिस्टिलेशन होता कैसे। बेसिकली जो डिस्टिलेशन है ये डिपेंड करता है कि जो हमारे कंस्टिट्यूएंट हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से हम इसको सेपरेट कर पाते हैं। कैसे सेपरेट कर पाते हैं आगे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम दिखा के बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता क्या है, किस ऑर्डर में होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑक्सीजन का, इसके बाद होता है आर्गन का, और उसके बाद होता है नाइट्रोजन का। तो यहाँ पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है नाइट्रोजन का, ध्यान रखना। अब कितना होता है आप ये भी जान लो, इसका होता है कुछ 90 केल्विन या फिर आप कह सकते हो -183 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम आर्गन की बात करें तो होता है 87 केल्विन या फिर -186 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो होता है 77 केल्विन या -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तीनों टेम्परेचर आप याद रखना। आपको टेम्परेचर एग्जैक्टली याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट ये याद रख लेना किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कम होता है। आगे हम फ्लो चार्ट में डिस्कस करेंगे तो इसका यूज़ होगा बेसिकली। अब ये जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन होता है, ये फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जिस कॉलम में होता है उस कॉलम को हम कह देते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। बेसिकली एक वर्टिकल कॉलम होता है, आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा वर्टिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे बेसिकली ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम इन तीनों को लिक्विफाई करके सेपरेट कर लेते हैं। अब ये जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का प्रोसेस पूरा होता है ये केवल एक स्टेज में नहीं हो पाता, इसमें कई सारे स्टेज होते हैं। तो वो स्टेज कौन कौन से होते हैं पहले आप ये जान लो। पहले आपके पास एक एटमॉस्फेरिक एयर है, आप उसको क्या करोगे, क्लीन करोगे। हम उसको अगर क्लीन कर लिए तो अब उसको लिक्विफाई करने का काम करेंगे। वंस हम उसको लिक्विफाई कर लिए तो फिर क्या करेंगे, उसको डिस्टिलेशन कर लेंगे और जो लिक्विड है उसको अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर लेंगे, मतलब फ्रैक्शनेट कर देंगे। कैसे करते हैं अब ये समझते हैं। ये आपको फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, ध्यान से इसको देखना है, आपको समझना है चीज़ों। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई, एटमॉस्फेरिक एयर है। एटमॉस्फेरिक एयर को हम इन करते हैं, चूंकि एटमॉस्फेरिक एयर में इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। इम्प्योरिटीज़ वैसे बहुत सारी होती हैं, बट वो इम्प्योरिटीज जिनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, जैसे धूल मिट्टी है, इस टाइप की इम्प्योरिटीज़ हैं, तो हमें क्या करते हैं, फिल्टर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। जो बेसिकली बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। इम्प्योरिटीज़ हटाने के बाद अगर आप इम्प्योरिटीज़ को रिमूव नहीं करोगे तो ये सारी इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी, इनसाइड जाके जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है उस पर जम जाएंगे और पूरी जो फ्लो पाइप है उसको जाम कर देंगी। इसलिए जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको भी हमको हटाना है, जो वाटर वेपर है उनको भी हमको हटाना है, CO2 को भी हमको हटाना है, क्योंकि और जो हैवी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको भी हटाना है, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, उनको हम बाद में सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे हमने पहले बेसिक इम्प्योरिटीज़ को हटा लिया। अगेन अब हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ हटने के बाद
इस एयर को कंप्रेस करते हैं। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ेगा। बेसिक चीज़ है, आप सभी को पता है। एक बार टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया तो कितना बढ़ाते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे प्रेशर में हम ध्यान रखते हैं। प्रेशर हम 6 ATM के आसपास यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, या फिर आप कह सकते हो 6.5 बार के अराउंड। ये अराउंड है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है अगर आप अलग अलग जगह से डाटा देखोगे तो। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। इसका टेम्परेचर बढ़ गया, अब हमको क्या करना है, कूलिंग करना है। हमको प्रेशर से यहाँ पे मतलब है, टेम्परेचर से ज़्यादा मतलब नहीं है। प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं हमको ये पता है कि जब किसी चीज़ को हम कंप्रेस करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसकी हीटिंग होती है बहुत तेज़ी से। इसका रिवर्स भी होता है, जब उसको हम हाई प्रेशर कोई चीज़ है और उसको हम एक्सपेंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर तेज़ी से डिक्रीज भी करता है। तो वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर इसका बढ़ा लिया, प्रेशर बढ़ा लिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर को हम कूलिंग में रिजेक्ट कर देंगे, बट स्टिल उसका प्रेशर उतना ही रहेगा। टेम्परेचर हमने हटा दिया। अब आप कहोगे कि यहाँ पे जो टेम्परेचर हटेगा या फिर जो हीट एक्सचेंजर हम लगाएंगे और जो कूलिंग फ्लूइड होगा वो कहाँ से होगा, तो बेसिकली वो कूलिंग फ्लूइड यहाँ से आता है। सपोज कर लीजिए कि हमारा प्लांट है और बेसिकली यहाँ पे हम लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बाकी जो यहाँ पे आर्गन या नाइट्रोजन बचता है, इस आर्गन और नाइट्रोजन को हम कूलिंग पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। बेसिकली हम इसको वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं। कई सारी कंपनी ऐसी होती हैं कि यहाँ पे जो तीनों प्रोडक्ट निकल रहे हैं तीनों का यूज करती हैं। कई सारी ऐसी होती है कि केवल लिक्विड नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई होता है केवल आर्गन प्रोड्यूस कर रहा होता है, कोई होता है केवल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जो भी पर्पज हो, इन्हीं में से किसी गैस का यूज करके हम यहाँ पे कूल करते हैं। जनरली हम लिक्विड नाइट्रोजन को कूल करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर काफी कम चला जाता है। क्यों जाता है अभी आगे आपको समझ में आएगा। इसके बाद जब यहाँ पे हम इसको कूल करेंगे ना, तो कंडेंसेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन, जो वाटर वेपर है जिसको हमको सेपरेट करना है, नहीं तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे तो वाटर का क्या हाल होगा आपको पता ही है, वो तो 0 डिग्री पे ही जम जाता है। ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा, प्रेशर आपका ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा टेम्परेचर ले लेगा, बट क्रायोजेनिक टेम्परेचर तो नहीं झेल पाएगा। आप सोच रहे होगे कि बार बार मैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर कह रहा हूँ, ये होता कितना है। तो -150 डिग्री से नीचे का जो भी टेम्परेचर होता है, बेसिकली हम उसको क्रायोजेनिक टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। तो आप देख रहे हो कितना कम टेम्परेचर है ये। बेसिकली यहाँ पे वाटर वेपर जैसे ही कंडेंस होता है, यहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं दिख रही है। बेसिकली यहाँ पे हम एक करते हैं वाटर वेपर सेपरेटर लगा देते हैं। वो क्या करता है, जो वेपर कंडेंस हुआ है, वाटर फॉर्म में आ गया है, उसको ये सेपरेट कर लेता है। ये सेपरेटर इसके बाद यहाँ पे जाता है मॉलिक्यूलर शेवी ऑब्जर्वर में। ये बेसिकली आपको ऑब्जर्वर दिख रहा होगा, 2 ऑब्जर्वर हैं और इन दोनों ऑब्जर्वर में जियोलाइट या फिर आप सिलिका जेल टाइप मटेरियल हम यूज करते हैं एज ए ऑब्जर्वेंट। ये ऑब्जर्वेंट क्या करता है, बेसिकली अगर कुछ वाटर वेपर यहाँ पे कंडेंस नहीं हो पाए हैं अगर, तो वो यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाएंगे। जो हाइड्रोकार्बन है वो ऑब्जर्व हो जाएंगे। CO2 जो गैस है ये टोटली ऑब्जर्व हो जाएगी। तो ये जो ऑब्जर्वर है इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व कर लेगा तो अब यहाँ पे क्या आएगी, इसे हम कहते हैं प्योर एयर। फ्रेश एयर नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं प्योर एयर। इससे पहले जो एयर थी उसमें इम्प्योरिटीज थी। तो पहला सेक्शन क्या था, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि पहले हम एयर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो यहां तक आते आते हमने एयर को प्यूरिफाई कर लिया। सपोज कर लीजिए ये 1 है, तो 1 से 2 तक आते आते हमारी एयर पूरी तरीके से अब प्यूरिफाई हो गई है। एक क्वेश्चन और आपके मन में आ सकता है कि यहाँ पे 2 क्यों लगाया गया है। बेसिकली जो इम्प्योरिटी यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, एक पीरियोडिक टाइम में उस इम्प्योरिटीज को आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको आपको हटाना पड़ता है। तो ये पूरा प्लांट काम करना ना बंद कर दे, इसलिए हम बेसिकली 2 यूज करते हैं कि एक तरह से हम डाइवर्ट कर देंगे, एक काम करता रहेगा, दूसरे को क्लीन कर लेंगे, फिर दूसरे को इधर डाइवर्ट कर देंगे, दूसरे को क्लीन कर लेंगे। तो ये बेसिकली इसलिए हम यूज करते हैं कि पीरियोडिक क्लीनिंग हो पाए, प्लांट हमको क्लोज ना करना पड़े क्लीनिंग के लिए, क्योंकि जल्दी करना पड़ता है, डिपेंड अपॉन कि किस टाइप की एयर की वहाँ पे प्योरिटी है। अगर वही चीज़ आप झारखंड जहाँ पे कोल माइन से धूल घूम रहा है वहाँ की अलग बात होगी। वही चीज़ कश्मीर या फिर कहीं ऐसी जगह पे लेके जा रहे हो जहाँ पे थोड़ी सी एयर को आप प्योर मानते हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा पीरियोडिक टाइम बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी साफ सफाई नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ से जो आपको प्योर एयर मिलती है, अभी इसका टेम्परेचर तो कम हो गया है क्योंकि आपने यहाँ पे इसको क्या कर लिया है, कंडेंस करने की कोशिश कर लिया है। बस अभी इसका प्रेशर तो ज़्यादा है, तो अगेन हाई प्रेशर जो यहाँ पे प्योर एयर है इसको हम ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ पे अगेन एक हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर लगाते हैं और इसका टेम्परेचर सेम प्रेशर पे, मतलब 6.5 बार 6 बार इसी प्रेशर पे इसका टेम्परेचर और हम घटाते हैं। कितना घटाते हैं, मतलब इतना कर लेते हैं कि 100 केल्विन के आसपास चला है।
और ये कैसे करते हैं हम, अगेन लिक्विड नाइट्रोजन को यहाँ पे सर्कुलेट कर देते हैं और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ही कम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 77 केल्विन होता है और यहाँ पे बेसिकली ये क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है। अगर ये वेपर फॉर्म में है भी तो भी इसका टेम्परेचर कितना होगा, 77-78 केल्विन के आसपास। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर घटा लेते हैं और कितना कर लेते हैं, 100 केल्विन के अराउंड कर लेते हैं। 100 केल्विन के बाद इसको हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कंप्रेस किया था तो टेम्परेचर बढ़ा था, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करके इसका टेम्परेचर और घटाएंगे। तो ये 100 केल्विन पे यहाँ पे टरबाइन बेसिकली हमने लगाया हुआ है, तो ये 100 केल्विन और आपका 6 बार के अराउंड ये टरबाइन में इंटर करता है और एक्सपेंड होता है। कितना एक्सपेंड होता है भाई, इतना एक्सपेंड करते हैं कि ये लिक्विफाई होना स्टार्ट हो जाए। अब क्या होगा, हम इसको ले आते हैं, ये जब लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है तो इसको हम ये बेसिकली जो डिस्टिल्ड कॉलम है, डिस्टिलेशन का जो कॉलम है, इसमें लेके आते हैं। डिस्टिलेशन के कॉलम में अब चूंकि ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन से पहले वेपर में कौन कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन, उसके बाद वेपर में कौन कन्वर्ट होगा, आर्गन, उसके बाद कौन कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन। तो हम इतना टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पे कि जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड फॉर्म में रहे। ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए चूंकि ये वेपर, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 90 केल्विन के आसपास, अगर इससे ऊपर टेम्परेचर आप रखते हो तो ये क्या करेगी, इवापोरेट होना शुरू होगी। इससे कम टेम्परेचर रखेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में रहेगी। तो हम इससे कम टेम्परेचर रखते हैं ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस कॉलम में लिक्विड फॉर्म में रहे, और आर्गन चूंकि इस टेम्परेचर पे तो जो नाइट्रोजन है वो कौन से फॉर्म में रहेगी, वेपर फॉर्म में। आर्गन भी क्या है, पार्शियली वेपर फॉर्म में रहती है क्योंकि ये काफ़ी क्लोज है, 87 केल्विन के आसपास है। तो ये हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन तो पूरा ऊपर आ गया, टॉप डेड सेंटर पे आ गया, तो यहाँ से नाइट्रोजन को हम बाहर कर लेते हैं। अगेन जो आर्गन है, आर्गन भी थोड़ा सा कह सकते हैं इवेपोरेट होगी, बट यहाँ पे लिक्विड जो आपकी ऑक्सीजन है उसमें आर्गन का अमाउंट रहता है। इसीलिए मैंने आगे के जो 2 प्रोसेस बताए थे जिसमें इंप्योरिटीज थी, वहां पे आर्गन, अगर आर्गन को आपको बाहर निकालना है और टोटली डिस्टिल्ड करना है, आपको एकदम से प्योरिटी चाहिए, तो अगेन यहाँ पे बेसिकली 2 कॉलम्स का हम यूज करते हैं। एक जो कॉलम होता है हाई डिस्टिलेशन होता है, एक लो डिस्टिलेशन कॉलम, 2 बेसिकली कॉलम का हम यूज करते हैं। आगे ले चल के यहाँ पे जो लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन में जो आर्गन बचा हुआ है, अगेन उसको हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो लो डिस्टिल कॉलम है उसमें सेपरेट करते हैं, अगेन टेम्परेचर कम करते हैं और यहाँ पे फिर से सेपरेशन होता है, जो आर्गन होती है इवेपोरेट हो जाती है। मतलब इन शॉर्ट कह सकते हो कि यहाँ पे एक कॉलम हम और ऐड कर लेते हैं और इसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन और आर्गन को सेपरेट कर लेते हैं। टेम्परेचर थोड़ा घटाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो हमारा आर्गन है वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमारी जो ऑक्सीजन है वो तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगी। तो हम ऑक्सीजन को अगेन जो सेकेंड कॉलम है इसमें से जो ऑक्सीजन है उसको बाहर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है और आर्गन प्रोड्यूस होती है। अगर आर्गन को चाहिए आपको तो आर्गन को बेसिकली यूज़ कर लेते हैं वेल्डिंग इंडस्ट्री में, और जो आपका नाइट्रोजन है उसको हम यूज़ कर लेते हैं फूड प्रोसेसिंग में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और बाकी यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकलती है इसको हम मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाईली प्योर ऑक्सीजन है। दूसरे पर्पज़ में भी हम यूज़ कर पाते हैं, बट दूसरे पर्पज़ की बात अभी हम कर नहीं रहे हैं, अभी हम मेडिकल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे 3 प्रोसेस आपको दिख भी रहा होगा, क्लीनिंग वाला यहाँ पे चलता है यहाँ तक, इसके बाद ये आपका क्लीनिंग वाले प्रोसेस बेसिकली इस पाइप में खत्म हो जाता था, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तक है। ये बेसिकली आपके सेकेंड हीट एक्सचेंजर है जहाँ पे हम इसको लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं। लिक्विफाई करने के बाद इसको हम डिस्टिल्ड करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको लिक्विड नाइट्रोजन मिल जाती है। अब 1-2 चीज़ और मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ कि अब चूंकि इतना कम टेम्परेचर है तो यहाँ पे जो पाइप्स लगी होंगी, जो कंटेनर बने होंगे, वो किसके बने होते हैं, तो जनरली ये बने होते हैं एल्यूमिनियम एलॉय और स्टेनलेस स्टील का। वो इसलिए बने होते हैं कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे ये ब्रिटल नहीं होते हैं, अपना मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी वो खो नहीं देते हैं। बाकी ये जो लिक्विड नाइट्रोजन की मैं बात करूं तो इसमें अगर आपने कभी देखा है तो सीधा ओपन करोगे ना इसको, अगर लिक्विड नाइट्रोजन कहीं पे बंद है उसको ओपन करोगे तो वो बॉयल करना शुरू कर देगा। अगर उसमें आप रबर डाल दोगे ना, रबर जो इतना इलास्टिक होता है, तो वो भी तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो ब्रिटल मटेरियल बन जाता है। तो ये टेम्परेचर होता है बेसिकली। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर आप चाहते हो कि ये पूरा प्लांट एफिशिएंट हो, तो इतना कम टेम्परेचर है तो एटमॉस्फेयर के साथ टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बढ़ गया इतना ज़्यादा, तो वहाँ पे हीट एक्सचेंज को या हीट ट्रांसफ़र को आपको प्रिवेंट करना है तो इंसुलेटिंग मटेरियल भी चाहिए। उसके लिए हम परलाइट यूज़ करते हैं, ग्लास वॉल यूज़ करते हैं,
या फिर वैक्यूम जैकेट का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आप लोगों ने प्लांट देखे होंगे तो वहाँ पे आपको चमकता हुआ ये सारा चीज़ दिखता है। मतलब प्लांट के जब जो वेसल्स बने होते हैं, वेसल्स के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इंसुलेशन किया गया होता है। और हीट ट्रांसफ़र के जो गेट वाली सीरीज है उसमें मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से कितने लेयर का इंसुलेशन होता है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको लिख दिया है कि अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना। और ये तस्वीर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, ये तस्वीर देख लीजिए और ध्यान दीजिए कि अगर आपके आसपास जगह है तो पेड़ लगाइए, कोशिश करिए और कोशिश करिए कि इन्वायरमेंट में आप जितना भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए करिए। गंदगी कम फैलाइए, दूसरों को भी फैलाने से रोकिए। अदरवाइज तैयार रहिए ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पे लेके घूमने के लिए, या फिर छोटी मशीन बनाइए पॉकेट में लेके घूमने के लिए जो ऑक्सीजन को सेपरेट कर पाए। एक दो चीज़ और हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारे यहाँ कोविड पेशेंट हैं उनको कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये कोई पेशेंट है तो कितना ऑक्सीजन उसको चाहिए, अगर वो क्रिटिकल है तो मान लीजिए उसको 100% हम अगर ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखे हुए हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसको कुछ ना कुछ 60 लीटर के आसपास पर मिनट उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर 1 घंटे की हम बात करें तो 36 डबल लीटर हो जाता है। अगर हम बात करें 24 आवर की तो ये हो जाएगी 86,000 लीटर के आसपास। तो इतना ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसलिए एक जो सिलेंडर होता है, इसकी हम बात करें तो आपको थोड़ी आइडिया हो जाएगी। एक जो सिलेंडर लेके आते हैं लोग जनरली, आप मान लो कि एक सिलेंडर की जो हाइट होती है कुछ 1.3 मीटर के आसपास, जो बड़ा वाला सिलेंडर होता है इस टाइप का, इससे भी बड़ा वाला थोड़ा, तो 1.3 मीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। इस अगर हाइट की हम बात करें, अगर प्रेशर की हम बात करें कि यहाँ पे कंप्रेस करके रखा गया है कुछ 2200 PSI कह लो, या फिर इसको कह लो 150 बार के आसपास या 155 बार के आसपास कंप्रेस करके रखा गया है। तो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन रहेगी, तो दैट इज़ अराउंड 7000 कह सकते हो, या फिर 7100 लीटर, इतना लीटर ऑक्सीजन रहती है। तो इतना लीटर ऑक्सीजन के हिसाब से अगर हम कंजप्शन की बात करें तो जो वेंटिलेटर की हम बात करते हैं ना, अगर कोई आदमी वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, अगर उसको 100% बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, वो खुद से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये जो बड़ा वाला सिलेंडर लेके आते हो आपने, वो 2 घंटे के अराउंड चलेगा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे चलेगा। हाँ, ये डिपेंड करता है, आप किसी को मान लीजिए 20% 30% ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ रहा है तो उसका 5 घंटे 6 घंटे चलेगा, किसी को 10% 12%, ये डिपेंड करता है कि कितना सप्लाई है। बट एक एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई वेंटिलेटर सपोर्ट पे है, थोड़ा भी सांस नहीं ले पा रहा है, टोटली ऑक्सीजन उसको एक्सटर्नल सप्लाई किया जा रहा है, तो ये जो आपका सिलेंडर है अराउंड 2 घंटे के आसपास चलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई है ऑक्सीजन की, लोग भाग रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, और बहुत सारे लोग आगे भी आए हैं। डेफिनेटली बहुत सारे कंपनीज आगे आई हैं, हमारे यहाँ के जो बड़े उद्योगपति हैं वो आगे आए हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन एड दिख रही होगी आपको, दुनिया आगे आई है। बट ये हमारे लिए एक शर्म की बात भी है कि इतना आसान सा हम प्लांट नहीं बना पा रहे हैं। बहुत बार आपने सुना होगा ना कि यूएसए ने, फ्रांस ने कंटेनर भेजे हैं। बेसिकली वो कंटेनर जो ऑब्जर्वेशन बेसिस पे काम करते हैं, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरनमेंट से। तो इतनी छोटी चीज़ें हम नहीं बना पाए हैं कि हम अपने लोगों को ऑक्सीजन तक दे पाएँ। और विश्वगुरु तो ठीक है, बनेंगे तब बनेंगे, क्या होगा हालत हमारी। बट अभी तो हम क्या करें, कोरोना से ही लड़ लें, वही बहुत बड़ी बात है। और आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार इस क्राइसिस से थोड़ा सा सचेत होगी, और सरकार के साथ साथ लोग भी, अगर लोग नहीं डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से, लोगों का प्रेशर नहीं रहेगा गवर्नमेंट पे, लोग गलत चीज़ों के लिए आपस में फाइट करते रहेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आप ऑक्सीजन प्लांट के लिए जैसे आज लड़ रहे हो, वैसे पहले लड़े होते तो ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया होता। आप देख ही रहे हो कितना टाइम पहले पैसे सेंक्शन थे, मगर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि कोई लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, इंस्पेक्शन भेजो, हमने पैसे दिए थे, किसने काम किया, कितना काम किया, नहीं स्टेट को पड़ी थी, स्टेट नहीं लगाया, सबको लग रहा था हमने तो जंग जीत लिया है, दुनिया को सिखाया है। आज दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है। पेपर देखो आप इंटरनेशनल क्या लिख रहे हैं हमारे बारे में। खैर, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर्ड एट द टेम्परेचर, कितना पे स्टोर किया जाएगा भाई, जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम पे स्टोर किया जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट होता है -183, तो 180 के आसपास हम स्टोर कर लेते हैं उसको, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। 182, 182, 83, जितना पे भी आप स्टोर करना चाहते हैं। डिपेंड करता है कंपनी, उनका सिलेंडर, डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो मैंने आपको बताया कि जनरली जो प्रेशर होता है ये 2000 PSI पे हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के, जो मेडिकल सप्लाई के लिए आप देख रहे हो सिलेंडर, उसमें करते हैं। वहाँ पे भी वेरिएशन होता है, कहीं पे ये 2000 होता है, कहीं पे 2200 होता है, कहीं पे
2300 होता है, इस टाइप से होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, कितना वो स्टोर करना चाह रहे हैं, कैसी उनकी कैपेसिटी है, कैसे जनरेशन है। बट इन शॉर्ट हम कहें तो जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम पे ही करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके ऑक्सीजन का, उसके बाद होता है नाइट्रोजन का, उसके बाद होता है आर्गन का, और इसी का यूज करके हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। हाउ मच ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर द कोविड-19 पेशेंट पर मिनट ऑन द वेंटिलेटर सपोर्ट। 100% ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है उसको, तो 60 लीटर पर मिनट के आसपास चाहिए होता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। मॉलिक्यूलर सीवी ऑब्जर्वर जियोलाइट एंड सिलिका जेल टाइप ऑब्जर्वेंट टू एब्जॉर्ब, किसको एब्जॉर्ब करते हैं? CO2 को। यहाँ पे जो ऑप्शन है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर वेपर को, और कोई हाइड्रोकार्बन्स हैं एयर में तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्योर ऑक्सीजन जनरली प्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ। प्योर ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा प्योर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करता है दैट इज द डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। ठीक है, लिक्विड एयर को डिस्टिल्ड करके हम बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे पहले वाले में हमने डायग्राम में आपको दिखाया भी था, जो हम फ्रेश एयर कह रहे थे, जिसको हमने कूल्ड करके लिक्विड फॉर्म में कर लिया था। तो ये बेसिकली आपके आंसर हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।